होती हुई भाग रही थी। ट्रैफिक और रूल्स जैसे इस कार और इसमें बैठे लोगों के लिए बने ही नहीं थे। शिवम हैरत में उस आदमी को देखता रहा। कई दफा पूछने पर भी कि ये सब क्या हो रहा है और क्या उसे किडनैप कर लिया गया है, उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और शिवम ने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। अब वो सिर्फ इस सफर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और इस डर से जूझ रहा है कि क्या उसे वाकई में सर के पास ले जाया जा रहा है। क्या आज वो होगा जिससे वो पिछले 10 सालों से भागता आ रहा है। खैर, शिवम अपनी सोच को टटोल ही रहा था कि अचानक तेजी से कार के ब्रेक्स लगे और शिवम आगे की तरफ खिसक गया। खुद को संभालते हुए उसने देखा कि कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई और फौरन एक आदमी आगे से उतरकर शिवम की साइड आया और कार का दरवाजा खोल दिया। चौंकते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा और हजारों सवालों में से वो एक सवाल पूछने का मन बनाने लगा कि इतने में वो आदमी बोल पड़ा, पहले ही कह चुका हूं मैं आपसे, आपको किडनैप या आपके साथ कुछ भी गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। सर को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलती और फिर उन नारंग के यहाँ की शादी ही क्यों ना हो। आप टैक्सी से उतरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बड़ी गाड़ी से उतरकर वहां एंट्री मारना आपको सूट करता है। आखिर आप शाह खानदान की आखिरी उम्मीद है। डोंट वरी, होटल यहाँ से थोड़ी ही दूर है, कोई आपको हमारे साथ नहीं देखेगा। ये कहते हुए उसने एक महंगा सा सूट शिवम की तरफ किया और अपनी बात पूरी की। ये पहन के जाइए, जो आपने पहना है वो आपके लायक नहीं। शिवम ने उस सूट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ और धीरे से गाड़ी से उतरते हुए कहा, ये सब नहीं चाहिए। अगर करना ही है मेरे लिए कुछ तो आज के बाद फिर कभी मुझसे मिलिएगा नहीं और ना ही मुझे परेशान करें, वही काफी होगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आखिरी बार अपनी बात जरूर रखी शिवम के सामने। एक बार सर के इनविटेशन के बारे में गौर से सोचकर देखिएगा, मैं इसे आपका आखिरी जवाब नहीं मान रहा हूं। शिवम ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर खड़ा हो गया। कार तेजी से वहां से निकल गई और तब उसने अपनी जेब से निकालकर सिगरेट जलाई और सड़क की दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। चलते हुए अतीत के गहरे राज उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सिगरेट के हर कश के साथ वो दर्द और वो जहन से कभी ना मिटने वाली भयानक सच्चाई उसके अंदर घूम घूम कर धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, शाह खानदान। और वो सोच के समंदर में डुबकियां मारते हुए खो सा गया। पूरी दुनिया में शाह खानदान का रुतबा गौर करने वाला है। नाम, शान, शौकत और दौलत की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, जिसके मुखिया थे शिवम वर्धन शाह। गुजरात के सूरत शहर का एक छोटा सा व्यापारी जिसने दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में राज करने लगा। और उनके घर जब उनका सबसे पहला पोता हुआ तो शोहरत की परंपरा को कायम रखने के लिए उस पोते का नाम रखा गया शिवम शाह। कहा जा सकता है कि शिवम उसी वैभव और इज्जत का हकदार बन सकता था। जन्म से ही उसकी किस्मत में एक बड़ा आदमी बनकर रुतबे से रहने की आंधी घूमनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि शिवम वर्धन के दूसरे बेटे भावेश, जो शिवम के पिता भी थे, उन्हें एक दूसरी औरत अंजलि की तरफ आकर्षण हो गया। और शिवम जब महज 14 साल का था तब भावेश ने एक साथ कई गलत फैसले ले डाले। अपने बड़े भाई भौतिक और छोटे भाई भूषण से वो शिवम वर्धन की सत्ता की राजगद्दी के लिए तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शिवम की मां मृणाल को तलाक भी दे दिया और शादी करके अंजलि को घर ले आए। मृणाल को उस तलाक से ज्यादा दुख इस बात का था कि पूरी जिंदगी उसने भावेश का साथ दिया, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। यही नहीं, जब बीच में बिजनेस को गहरा धक्का लगा था तब उस गरीबी और परेशानी के दिनों में भी उसने भावेश का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा था। और उसी भावेश ने आज दिल्ली के एक दूसरे अमीर घराने की लड़की अंजलि के साथ उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यूं तो मृणाल एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन इरादों की मजबूत और जिगर की एकदम पक्की थी। हारना और
जिंदगी के उतार चढ़ाव से थककर उनके आगे झुक जाना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब मृणाल ने भावेश के खिलाफ आवाज उठाई। भावेश एक दूसरी औरत के बस में अपने आवेश तक को खो चुका था। उस दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मृणाल पर हाथ उठाया। मृणाल की आवाज दबाने के लिए उसे शिवम वर्धन ने भारी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वाभिमानी मृणाल ने बिना कुछ लिए अकेले घर छोड़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि शिवम अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने भी शाह फैमिली की सारी रुकावटों को पार कर अपनी मां के साथ शाह मैंशन छोड़ दिया था। बस तब से ही शिवम और मृणाल शाह फैमिली की नजरों से दूर एक ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि शिवम अपनी मां के पद चिन्हों पर चल रहा था, उसने अपना सरनेम भी शाह से बदलकर अपनी मां का सरनेम गांधी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उस दिन और उस वाकये को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले कैंसर की वजह से मृणाल ने भी दम तोड़ दिया। शिवम ने तो जैसे मान लिया था कि उसे उस दर्दनाक याद का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि शाह फैमिली उसे इतनी जल्दी खोज निकालेगी। पर क्यों, आखिर क्यों? ऐसा क्या चल रहा है उस परिवार में? इतना बड़ा शक्तिशाली और राजनीतिक कनेक्शंस वाले परिवार को आखिर इतने साल बाद अब शिवम की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सर, मतलब भावेश शाह अब शिवम को वापस शाह फैमिली का हिस्सा बनाकर शाह मेंशन में लाना चाहते हैं? ये सवाल उसके अंदर तूफान मचा ही रहे थे कि उसने देखा उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। आखिरी कश खींचकर उसने सिगरेट फेंकी, जूते से कुचली और उसके साथ ही शाह फैमिली से संबंधित कोई भी ख्याल अपने पांव के नीचे मसल दिया और सड़क के दाहिने मोड़ से घूमकर चाणक्यपुरी के आईटीसी मौर्य होटल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। आईटीसी मौर्य में आज नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की इकलौती बेटी तान्या नारंग की शादी है। माहौल बड़ा है और ये मौका भी, क्योंकि तान्या की शादी होने जा रही है शहर के एक और मशहूर और प्रभावशाली परिवार सिंघानिया के छोटे बेटे दर्श सिंघानिया से। शहर में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इतना बड़ा और विशाल गठबंधन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दिन और ये शादी इतनी अहम है, तो शहर के सब बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, बहुत से खास लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के बीच होने वाले हैं नारंगी फैमिली के लोग भी, जिनके साथ शिवम का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वरना आज के वक्त में शिवम का जो स्टेटस है, उसके साथ वो आईटीसी मौर्य जैसे भव्य होटल में कदम रखने की सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ऐसा रिश्ता था शिवम का नारंग परिवार के साथ? कौन है ये नारंग जिनके साथ शिवम के होने पर शाह फैमिली को दिक्कत है? क्यों है शिवम इन लोगों के साथ? इन सब गुत्थियों और पहेलियों का जवाब बनकर खड़ी है दृष्टि होटल के बाहर। ख्यालों में खोए शिवम को पता ही नहीं चला कि कब उसे चलते हुए 15 मिनट हो गए और कब वो उस भव्य और विशाल होटल के सुनहरे दरवाजे के सामने आ पहुंचा, जहां एक सुंदर सी संगमरमर की तरह फुर्सत से तराशी हुई छरहरा बदन लिए और हल्के नीले रंग का स्टाइलिश सा गाउन पहने एक 22 वर्षीय लड़की खड़ी उसकी तरफ निरुत्सुक नजरों से देख रही है। शिवम उस तक चलकर गया और एक साधारण स्वर में उसने कहा, अच्छी लग रही हो। दृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो इधर उधर देखने लगी कि और कौन कौन आ रहा है शादी में, और शिवम दृष्टि की बेचैनी को देख और समझने लगा। दृष्टि को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। ये खूबसूरत लड़की है शिवम गांधी की पत्नी दृष्टि नारंग। उस दिन भी दृष्टि उतनी ही खिल रही थी जितनी की आज, बस कारा ना लगे। करीब 2 साल पहले शिवम की शादी दृष्टि से हुई थी और वो नारंग फैमिली का हिस्सा बना। और इस शादी का पूरा दारोमदार था नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स की नींव रखने वाले और दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग के ऊपर, जिनके कहने पर ही ये शादी करवाई गई थी। एक घटना की तरह याद रखी जाने वाली ये शादी जब हुई थी,
तब दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोगों और पावरफुल परिवारों में खलबली मच गई थी। ये किस्सा एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था और सब मिलकर भवानी नारंग की खिल्ली उड़ा रहे थे कि वो सठिया चुके हैं। इसीलिए तो ऐसे बिना सोचे समझे अपनी पोती की शादी एक अनाथ से करवा रहे हैं, जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। सोचने वाली बात है कि एक वक्त पर दृष्टि की खूबसूरती के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। उसके दादा के पैसों के लालच में तो कोई भी कर लेता उससे शादी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता के ही कई दीवाने थे। दिल्ली के बड़े अमीर और नामी गिरामी घरानों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे, जो आपस में इस होड़ में थे कि कौन बनेगा ऐसी बला की सुंदर लड़की का अधिकर्ता। लेकिन उसकी शादी उसके दादा की मर्जी पर करवा दी गई, एक मामूली और साधारण से लड़के शिवम से। बाकी सबकी छोड़ भी दें तो खुद दृष्टि भी इस गठबंधन से खुश नहीं थी। शादी के सारे रीति रिवाजों में बस वो शरीर से ही मौजूद थी, लेकिन उसका दिल और मन कभी भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं था। और शायद यही कारण है कि शादी के बाद भी शिवम और दृष्टि में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता या संबंध स्थापित नहीं हो पाया। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो दृष्टि ना ही उसके परिवार वाले कभी ये समझ पाए कि आखिर भवानी नारंग ने यह रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा क्यों। जानते भी कैसे, क्योंकि ये राज तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक भवानी नारंग और दूसरा शिवम। बस ये 2 ही राजदार थे इसके। एक गहरा राज था जो कारण बना था इस जोड़ी का, और 1 साल पहले जब भवानी नारंग का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी 2 भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी मां सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा। जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूं। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी। This is your नियति फतनानी। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है।
जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरती रंगीन मछलियां चौधियाई आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है। दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, ओह तुम टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है। तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही, और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया? 3 बेटे हैं सिंघानी अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी। पर तुम्हें तो ये फटेहाल जिंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है वो यहीं उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे स्टैंडर्ड की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो तो मैं आज ही किसी से बात कर लूं। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। पर दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ बोल गए तुम, अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूं और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह एक सेकंड। नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, पर शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हूं कि भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है,
वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम, दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहाँ। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूं, इस बारे में बात मत ही करो। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना। जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है, वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लेडी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेंप जाती है। एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर पारखी थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है। दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपाते शिवम ये राज आज राज ना होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बात बताए अचानक गुजर न गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तभी तेज रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, जमीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फवारे, इंपोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीजें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर 4 चांद लगा रहे थे पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग जैसे लोगों की महफिल में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशगूल है। पर अंदर आते ही दृष्टि की नजर तान्या को ढूंढ रही है। शिवम उसकी नजरों का पीछा करता चारों तरफ देख ही रहा है कि उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। वो रही, धीरे से कहता है, जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है। एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच घिरी है। बादामी शादी के जोड़े, हीरे पन्ने के जेवरातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल उस राजकुमारी जैसी जिसे अपने राजकुमारी होने का काफी घमंड है। अपनी सहेलियों से बात करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है, पर उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दंभ बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कंग्रेचुलेशंस तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तू ऐसी ही हंसती रहे। पर दृष्टि
को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और खुशी दोनों छू हो जाती है। उसकी सहेलियां दृष्टि को देखकर जरा दूर होकर आपस में बातें करने लगी, शायद दृष्टि के बारे में ही। कोई उसे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गई। यहाँ तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट से भरी टेबल पर इशारा करके दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहां रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सर्वेंट को गिफ्ट पकड़ाकर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक मैं लेकर चलूं? तान्या के भावहीन चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की शिकन आ जाती है। किस खुशी में? वो चिढ़कर मगर धीमी आवाज में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, तेरी बहन हूं मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है, तमाशा ना हो इसीलिए धीमी आवाज में मगर नफरत भरे लहजे में कहती है, बस ये नाटक बंद करो। तुम यहाँ क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूँ। दृष्टि चौंक सी जाती है। अखिल चाचू के लिए मदद मांगने आई हो ना, उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है। मजदूरों को तनख्वाह देने तक की तो हैसियत रही नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें न मैं कुछ कर सकती हूँ, न मेरे पापा और ना मेरा फियांसे दर्श, इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना हाथ लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झन्नाटे भी इतने जोरदार हैं कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहां से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी, पर क्या उसे ये बात इस तरह से कहनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधे बोलती थी। पर जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसकी हकदार है? दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गई। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी के लिए हाँ कर दी थी, वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही हैं, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफरत मिल रही है? मुट्ठियां भींचकर अपने जज्बातों और आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है, पर जैसे आज तक वो अपनी जिल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, हर एक दिन, हर एक पल, और उसे पता है कि वो दिन जरूर आएगा। क्या है वो सही वक्त? कब आने वाला है वो शिवम की जिंदगी में, और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहाँ आने का मकसद पूरा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। ख्यालों में खोए शिवम को अचानक औरतों के हंसने की आवाज आती है। देखता है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपनी महिला मित्रों और मेहमानों में आई औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़ी हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर कि शिवम इतनी देर से औरतों के बीच घिरा अपने विचारों में डूबा था, जरा असहज हो जाता है और वहां से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगता है। तब तक उसकी नजर बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद हैं। शिवम अब भी असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इंपोर्टेड वाइन, शैंपेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के हैं, बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक। समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं।
उसके कपड़ों से ज्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फर्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टोस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे वो यहाँ होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज आती है, सभी आ गए, शायद वक्त आ गया है एक जाम इस शाम के नाम पिया जाए। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनमें से एक चापलूसी के लहजे में कहता है, अरे एक जान तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई, आप तो हर रोज एक टोस्ट डिजर्व करते हो। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, पर खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है, डिजर्व तो आप सभी लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें 10 जीजू भी ऐड होने वाले हैं। बहुत खुश हूं मैं आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं, पर वो छठा दामाद शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने जरूरी नहीं समझा। पर शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियों की आदत सी हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा। करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसी के नाम है। पर उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के चारों दामादों को मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। इसलिए वहां मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पर खड़े हो जाना और शिवम का बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे टोस्ट पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं, क्या मतलब समझूं मैं इसका?